E46 हिंदी। थक गई थी। सचमुच थक गया हूँ। उसने नेल की तरफ देखा, जिसका पहले से ही मौके पर मेडिकल स्टाफ द्वारा इलाज किया जा रहा था। उसका खून बहुत ज्यादा बह गया था। रूई ने अनजाने में कैरोटिड धमनी पर चोट कर दी थी। वह कायाकल्प और उपचार औषधि का सेवन करने के बाद तुरंत रिंग से बाहर चला गया। यह एक पागलपन भरी लड़ाई थी। केन मुस्कुराया। बधाई हो रूई, फे ने कहा। यह बहुत करीबी मुकाबला था। कमरे में मौजूद हाथी पर बात करने से पहले सभी ने उसे बधाई दी। आपने आखिरी फ्लोइंग कैनन कैसे उतारा? फे ने उत्सुकता से पूछा। यह उन कई आक्रामक तकनीकों में से एक थी जिसमें उसने महारत हासिल की थी और इसलिए उसने इसे तुरंत पहचान लिया था। मैं भी यही सोच रहा था। केन ने सिर हिलाया। वह पहले से ही नेल की अविश्वसनीय गति और सजगता से परिचित था। वह भी काफी उत्सुक था। बस कुछ मनोवैज्ञानिक तरकीबें। रूई मुस्कुराए। मैंने स्टिंगर से उसका ध्यान भटकाया ताकि दूसरे हमलों पर उसकी प्रतिक्रियाएं बहुत कम हो जाएं। और फिर मैंने अपने अनुकूली विकास के साथ फ्लोइंग कैनन का सही समय और स्थान ढूंढा। क्या ये वाकई इतना आसान था? केन ने अपना सिर खुजलाया। सोचने की बात है कि आपने इतना बड़ा बदलाव कैसे किया। NO12 ओम। रूई ने कंधे उचका दिए। यह इतना आसान था। मानव मस्तिष्क जितना हम सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा दोषपूर्ण है। जब तक आप इन दोषों का फायदा उठाना सीख जाते हैं, तब तक आप ऐसे काम कर सकते हैं जो आमतौर पर असंभव होते हैं। ये कुछ ऐसा था जिस पर वह ईमानदारी से विश्वास करते थे। तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान में शोध से पता चला था कि मानव मस्तिष्क और मन असंख्य दोषों और कमियों से भरा हुआ था। वॉइड एल्गोरिथम के कई तत्व इन घटनाओं से निकले और इनके इर्द गिर्द केंद्रित थे। बेशक, इनमें से कई तत्व मार्शल आर्टिस्ट और जानवरों के खिलाफ गया पर भी प्रभावी नहीं थे क्योंकि वे आधारभूत मानव से बहुत अलग थे। जो जाहिर है, कई कारणों में से एक था जिसके कारण वॉइड एल्गोरिदम को अपडेट और अपग्रेड करने की आवश्यकता थी। वे कुछ देर तक मजाक करते रहे, फिर एक स्टाफ सदस्य ने उन्हें टोका। प्रशिक्षु फे दुल्हन, आपका निर्धारित मैच जल्द ही शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा। कृपया निर्धारित रिंग के पास प्रतीक्षा करना सुनिश्चित करें। फे ने अपने दोस्तों की ओर मुड़ते हुए सिर हिलाया और कहा, मैं तुम लोगों से बाद में मिलूंगी। शुभकामनाएं मिलने के बाद वह मैच के लिए रवाना हो गई। वह हैवर से लड़ रही है न? केन ने अपना सिर खुजलाया। हाँ, रूई को उस लड़ाई के नतीजे में दिलचस्पी थी। उसे संदेह था कि बहुत सारी संभावनाएं थीं। अगर फे की मारक क्षमता उल्का स्विंग तकनीक की क्षमता की सीमा के भीतर थी, तो फे की हार निश्चित थी। हालांकि, यदि उसकी शक्ति तकनीक की क्षमताओं की सीमाओं को पार कर जाती, तो वह निश्चित रूप से जीतने के लिए तैयार थी। जहां तक इस मामले की वास्तविक स्थिति का सवाल है, रूई इसका अनुमान लगाने में असमर्थ थी। उसके पास अपार कच्ची शक्ति थी, हालांकि मेटियोर स्विंग शक्ति और कठिनाई के मामले में 9वीं श्रेणी की थी। इसके अलावा हैवर ने इसमें उच्च स्तर पर महारत हासिल कर ली थी। ये पूरी तरह संभव था कि उसके नियमित हमले उसे परास्त नहीं कर पाते। हालांकि, ये केवल उनके नियमित हमलों के लिए था। वह जरूरी नहीं कि उसकी चरम शक्ति के लिए भी यही कह सके। उसकी चरम शक्ति शायद वर्लपूल के अलावा उन सभी शक्तिशाली प्रहार तकनीकों का उपयोग करना होगा, जिनमें उसने महारत हासिल की थी, जैसे कि फ्लोइंग कैनन। उस प्रहार की शक्ति पूरी तरह से दूसरे स्तर पर होगी। जहां तक उसकी चरम शक्ति का प्रश्न है, वह किसी दूसरे स्तर पर रही होगी। सामान्यतः, वह केवल कुछ समय के लिए और कुछ स्थितियों में ही ऐसी शक्ति का प्रयोग कर पाती थी, तथा कई मामलों में उसके प्रतिद्वंद्वी उसे अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता का प्रदर्शन करने की शक्ति नहीं जुटा पाते थे। हालांकि, ये स्थिति हैवर के मामले में आवश्यक रूप से सत्य नहीं थी। हैवर के पास कोई स्वैच्छिक क्षमता नहीं थी। उसके पास कोई पैंतरेबाजी तकनीक और आक्रामक तकनीक नहीं थी जिससे वह फे पर दबाव डाल सके। उसकी लड़ाई शैली ने उसके प्रतिद्वंद्वी को सारी पहल करने का मौका दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हैवर संभवतः एकमात्र व्यक्ति था जिसके विरुद्ध वह अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार करने में समय ले सकती थी। यही कारण था कि रूई लड़ाई के परिणाम के बारे में अस्पष्ट और काफी उत्सुक थी। अंततः वे रिंग में पहुंच गए। फे और हैवर पहले से ही एक दूसरे के आमने सामने थे। ये शुरू होने वाला है, रूई ने उत्साह से कहा और उन दोनों की ओर उत्सुकता से देखा। अकादमी के सभी लोगों में से, हैवर ने फे से कहा, मैं किसी और से ज्यादा तुमसे लड़ने के लिए उत्सुक हूं। मेरी, फे ने भान उठाए, तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो? नहीं, मुझे नहीं पता। हैवर ने शांति से कहा, आप अकादमी में एकमात्र मार्शल अप्रेंटिस हैं जो मुझे मेरी तकनीकों की सीमाएं दिखा सकते हैं, तब भी जब इसका सामना सबसे कठिन हो। अपना रुख अपनाओ, पर्यवेक्षक ने निर्देश दिया। आओ, हैवर ने अपना विनम्र रुख अपनाया। हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। मुझे दिखाओ कि तुम क्या हासिल कर सकते हो। उनकी एकाग्रता पर्वत के समान अत्यंत प्रभावशाली थी। मुझे देखना है कि क्या तुम्हारी ऊंचाई मेरी ऊंचाई से अधिक है। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है तो फिर, फे ने अपना रुख अपनाते हुए जवाब दिया। यही मेरा शुरू से इरादा था। हैवर ने कोई जवाब नहीं दिया। अब उसके पास कहने को और कुछ नहीं बचा था।
शुरू करना। एक बार भी फे ने अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला नहीं किया, बल्कि अपनी अविश्वसनीय शक्ति से उन्हें तेजी से कुचल दिया। इसके बजाय वह रिंग के विपरीत छोर पर चली गई, किनारे पर खड़ी हो गई। हैवर की ओर मुंह करके उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, सांस छोड़ते हुए। वह धीरे धीरे अपनी मुद्रा में आगे बढ़ी, अपनी सांसों के साथ अपनी गति का मिलान किया। उसने अपना ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि उसके भीतर से असीम शक्ति प्रस्फुटित हो रही थी। उसकी मांसपेशियां सख्त हो गईं, हर पल और भी ज्यादा तनी हुई। वे ऊतक से शक्ति से लबालब स्टील के बंडलों में बदल गईं। उसने अपनी आंखें खोलीं। रूई कांप उठा जब प्रिमोडियल इंस्टिंक्ट ने उसे उस खतरे के बारे में बताया जो फैलाने वाला था। लड़ाई का नतीजा संभवतः एक ही वार से तय होने वाला था। अगर वह असफल रही, तो इसका मतलब था कि वह कभी भी मेटियोर स्विंग को बाईपास नहीं कर पाएगी। अगर वह सफल रही, तो मैच वहीं खत्म हो जाएगा। और ये तब हुआ। धमाका, रंबल। जिस जोर से वह जमीन पर गिरी, उसकी गूंज पूरे परिसर में सुनाई दी। वह रॉकेट की गति से हैवर की ओर उड़ी। और वह क्षण आ गया था। टकराना। रूई पर जबरदस्त बल से उत्पन्न आघात तरंग ने उसे चौंका दिया। उसकी हथेली आगे बढ़ गई। धमाका। जो हुआ, वह इतनी जल्दी हुआ कि रूई को इसका परिणाम भी पता नहीं चल सका। तारांकन। हे दोस्तों, अगर आपने घोषणा नहीं देखी है, मैं अगले 3 दिनों के लिए अपने अध्याय रिलीज की दर को घटाकर प्रतिदिन एक अध्याय कर दूंगा। अध्याय 221 में विवरण। मैंने इस कारण से इस महीने पहले ही कई अतिरिक्त अध्याय रिलीज कर दिए हैं और क्षतिपूर्ति के लिए 31 तारीख को और अधिक रिलीज करूंगा। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। सभी समर्थन के लिए धन्यवाद, आप लोग कमाल हैं। की हथेली भयंकर रूप से घूमी, क्योंकि वह आगे की ओर प्रहार कर रही थी। वलपूल के साथ उसने जो विशुद्ध टॉक उत्पन्न किया, उसने उसके हमले के चारों ओर एक छोटा बवंडर पैदा कर दिया। जैसे ही उसका हमला हैवर की अवरोधन सीमा में पहुंचा, उसके हाथ मांसपेशियों की स्मृति में उभर आए और उसने हैवर की बांह पकड़ ली। ये निर्णायक क्षण था। अखबार रंग। हैवर ने अपने दांत पीस लिए, क्योंकि उसे अविश्वसनीय बल महसूस हो रहा था, जो उसके खिलाफ धक्का दे रहा था। अगर वह सावधान नहीं रहा तो हमला उसे भी अपने साथ मोड़ने की धमकी दे रहा था। उसने पकड़ बनाए रखने के लिए अपनी पकड़ की पूरी ताकत लगा दी। और अभी तक। धमाका। शिट, ये हमला उसके पेट पर जोरदार प्रहार था, जिससे उसका मांस हिट गया। घूर्णन बल के कारण उसे सफलतापूर्वक अवरोधन करने, पुनर्निर्देशित करने और उसे झुलाने में लगने वाला समय बढ़ गया। वह गतिपथ को शीघ्रता से समायोजित करने में सक्षम नहीं था। उस समय फे की शक्ति उस सीमा के करीब पहुंच गई थी जिसे कोई मार्शल अप्रेंटिस प्राप्त कर सकता था। इस तरह के प्रदर्शन के सामने कोई भी व्यक्ति शांत नहीं रह सकता था। ड्रिप ड्रिप। हफ हफ। हैवर ने सांस छोड़ते हुए उस घाव पर ध्यान नहीं दिया जो वलपूल ने उस पर लगाया था। फे बस उसे देखता रहा। मैच लगभग तय हो चुका था। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? हैवर ने शांति से अपना रुख अपनाते हुए पूछा। जब तक सुपरवाइजर इसे खत्म घोषित नहीं कर देता, तब तक लड़ाई खत्म नहीं होती। आओ, मैं अभी भी खड़ा हूं। किसी भी स्थिति में हार स्वीकार करने की उनकी अनिच्छा की गंभीरता ने दर्शकों के साथ साथ उनके प्रतिद्वंद्वी की भी प्रशंसा अर्जित की। तुम सही हो। फे ने अपना रुख अपनाया। ऐसा लगता है कि मैं ही कमी थी। इसके बाद विनाशकारी आघातों की एक लंबी श्रृंखला शुरू हो गई और अंततः हैवर का पतन हो गया। विजेता प्रशिक्षु फे दुल्हन। पर्यवेक्षक ने घोषणा की। मैच के दौरान जब दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो जोरदार तालियां बजीं। क्या शानदार मुकाबला था, रूई ने फे से मिलते ही कहा। अच्छा काम किया, तुम दोनों ने। उसने हैवर की ओर मुड़ते हुए कहा। धन्यवाद, हैवर ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया और उनके साथ शामिल हो गया। वे सभी लड़ाई, मुकाबले, प्रारंभिक मुकाबले के बारे में बात करते हुए बातचीत करते रहे। अकादमी में अपनी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन मार्शल अप्रेंटिस के रूप में उनके पास बात करने के लिए बहुत कुछ था। बस एक दिन और बचा है, फे ने गुस्से में कहा। अगर मैं अपना अगला मैच जीत भी जाऊं, तो भी दुर्भाग्य से मेरी संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं। मेरे लिए भी यही सच है। हैवर ने सहमति जताई। इसके अलावा, आपका अगला मैच जीतना आसान नहीं होगा। वास्तव में, फे ने कहा, जब उसने नेल की ओर देखा, जो पूरी तरह से ठीक होने के बाद उनकी ओर बढ़ रहा था। खून की कमी को ठीक करना थोड़ा अधिक जटिल था और ऐसा कुछ नहीं था जो जल्दी से हो जाए, कम ग्रेड की औषधियों से तो बिल्कुल भी नहीं। नेल, रूई ने पूछा, आप कैसे हैं? अच्छा, नेल ने कंधे उचकाए और रूई की तरफ एक प्रतिस्पर्धी मुस्कान फेंकी। अगली बार मैं नहीं हारूंगा। रूई बिना कुछ कहे मुस्कुरा दी। नेल ने हैवर की ओर मुस्कुराते हुए कहा, हे, तुम पामगल से हार गए। चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारा बदला लूंगा। हैवर और फे बस उसे देखते रहे और वह मन ही मन हंसने लगा। बहुत समय हो गया है, नेल ने शरारती मुस्कान के साथ फे की ओर देखते हुए कहा। तुमने तब मुझसे लड़ने से मना कर दिया था, क्योंकि मैं तब प्रशिक्षु नहीं था। खैर, अब मैं प्रशिक्षु हूं। और हम कल लड़ेंगे। फे ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया।
मुझे उस लड़ाई के नतीजे में दिलचस्पी है, हेवर ने टिप्पणी की। हालांकि कल के शो का मुख्य कार्यक्रम निश्चित रूप से। उसने बिना कुछ कहे रुई और केन की ओर देखा। रुई को पहले स्थान पर रखा गया था और केन को दूसरे स्थान पर रखा गया था। उनके 2 सबसे अधिक अंक थे और कल उनका मुकाबला होना तय था। उनका मुकाबला प्रारंभिक मुकाबले का परिणाम तय करेगा। जो भी जीतेगा वह मार्शल अकादमी की हाजिन शाखा का प्रतिनिधि बन जाएगा। उनके बीच संयमित तनाव देखने की उम्मीद की जा सकती है। फिर भी जहां इसे होना चाहिए था वहां कोई नहीं था। दोनों एक दूसरे से इस तरह बातचीत कर रहे थे जैसे इस मामले में कुछ कहने को ही नहीं है। उसे पता नहीं था कि दोनों के बीच इस मुद्दे पर काफी पहले ही सहमति बन चुकी थी। इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। रूई ने उसकी टिप्पणी पर कंधे उचका दिए। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी उनकी लड़ाई में काफी दिलचस्पी है, उसने नेल और फे की ओर इशारा करते हुए कहा। ये झूठ नहीं था। 2 साल पहले वे मार्शल एंट्रेंस एग्जाम में एक दूसरे से लड़े थे। मार्शल एंट्रेंस एग्जाम के तीसरे राउंड में वे पहले और दूसरे स्थान पर रहे थे। हालांकि उनकी लड़ाई कभी भी अंत तक नहीं पहुंची। रूई हमेशा सोचती थी कि अगर वे अंत तक लड़ते तो कौन जीतता। अब वह उन दोनों को पूरी ताकत से आगे बढ़ते हुए देखेगा। भले ही उनके प्रतिनिधि बनने की संभावना शून्य हो, फिर भी वे पीछे नहीं हटेंगे और पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे। यह एक और मुकाबला था जिसके बारे में रूई पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी। दोनों पक्षों के बीच कोई स्पष्ट अनुकूलता लाभ नहीं था। फे के पास निश्चित रूप से नेल की तुलना में बहुत अधिक आक्रामक शक्ति थी। किसी और की तुलना में उसकी गति और रक्षा भी काफी सम्मानजनक थी। दूसरी ओर नेल उससे कहीं अधिक तेज, अधिक चुस्त और अधिक टिकाऊ थी। उनके व्यक्तित्व, स्वभाव और लड़ने की शैली को देखते हुए ये लड़ाई एक घमासान में बदल जाने की संभावना थी। यह उन दोनों के लिए सामान्य बात थी और उन्हें नहीं लगता था कि उनमें से कोई भी इस स्थापित पैटर्न से विचलित होगा। यदि ऐसा है तो लड़ाई इस बात पर निर्भर करेगी कि कौन दूसरे को अधिक तेजी से नुकसान पहुंचा सकता है। नेल एक ऐसा राक्षस था जो बहुत तेजी से बहुत शक्तिशाली हमले कर सकता था। जिस दर से वह नुकसान पहुंचा सकता था वह बहुत ज्यादा था। आमने सामने की लड़ाई में बहुत कम लोग थे जो उसके बराबर थे। फे उनमें से एक था। NOBN.C ओम। हर बार जब वह उसकी विस्फोटक हथेलियों के बारे में सोचता था तो उसे उनके खिलाफ दांव लगाना मुश्किल लगता था। खासकर जब वह उसके वर्लपूल हमले के बारे में सोचता था। उसने अपनी चरम घातक शक्ति को नेल की तुलना में बहुत अधिक ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया था। हालांकि नेल की रक्षात्मक और बचाव क्षमता फे की तुलना में कहीं अधिक थी। रूई ने अपना सिर हिलाया। वह इस मामले पर अंतहीन विश्लेषण और अटकलें लगा सकता था। अंत में उसे पता चल ही जाएगा। लड़ाई सामने आएगी और परिणाम उसे वह सब बता देगा जो वह जानना चाहता था। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? रूई ने पूछा। केन ने कंधे उचकाए। वे दोनों ही संकी हैं। तुम ही बात करने वाले हो, रूई ने बड़बड़ाते हुए कहा। फे जीतेगी, मिलियाना ने विश्वास से कहा। मुझे लगा कि फे से लड़ना बहुत कठिन है, डेलन ने कहा। जैसा कि मैंने किया, हेवर ने शांतिपूर्वक कहा। रूई मुड़ा। उसे यह नहीं लगा कि इसका मतलब यह है कि फे नेल से ज्यादा ताकतवर है। फे के पास डेलन और हेवर दोनों के खिलाफ काफी अच्छी अनुकूलता थी। हेवर के खिलाफ, हालांकि उसके नियमित हमले असंगत थे और उसके खिलाफ नुकसानदेह थे, लेकिन उसके ट्रम्प कार्ड उसे हराने के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। उसकी निष्क्रिय और जवाबी आक्रामक लड़ाई शैली दोनों ही उसके ट्रम्प कार्ड का लाभ उठाने के लिए एकदम सही थी। दूसरी ओर डेलन एक रक्षात्मक लड़ाकू था। उसके पास फे के हमलों को रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके आक्रमण ने उसके बचाव को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया, जबकि उसके आक्रमण ने उसके विरुद्ध नहीं किया। ये पूरी तरह से सम्मित लड़ाई थी, जहां नेल जैसे किसी व्यक्ति की तुलना में उसे एक मजबूत लाभ था, जिसका आक्रमण डेलन संभवतः लंबे समय तक सहन कर सकता था। रिंग में मुकाबला जल्द ही शुरू होने वाला था। अपना रुख अपनाओ, पर्यवेक्षक ने निर्देश दिया। हे, नेल मुस्कुराए। आज वह दिन है जब हम तय करेंगे कि कौन ज्यादा ताकतवर है। वास्तव में, फे ने अपना रुख अपनाया। उसने अपनी दाहिनी हथेली को अपनी कमर पर उल्टा करके रखा, एक सांप की तरह कुंडलित होकर जो हमला करने के लिए तैयार हो। जब वह झुकी तो उसकी बाईं हथेली नेल की ओर थी। लगभग हर एक मार्शल अप्रेंटिस उस दृश्य को देखकर अंदर से पसीने से तर हो गया क्योंकि अप्रिय यादें उमड़ पड़ीं। इस स्तर पर, उनमें से लगभग सभी ने फे से लड़ाई की थी, जिसमें नेल उसका अंतिम प्रतिद्वंद्वी था, और उन सभी ने उसके भयानक हमले का सामना किया था। नेल की मुस्कुराहट और भी चौड़ी और जंगली हो गई। वह झुक गया और अपनी बाहें आजादी से लटकने दी। शुरू करो, पर्यवेक्षक ने मैच शुरू किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धमाका। वे दोनों विशुद्ध क्रूरता के साथ एक दूसरे पर कूद पड़े। उन्होंने विस्फोटक प्रहारों की झड़ी लगा दी। धमाका। रंबल। उनके संघर्षों से धरती हिल गई, क्योंकि अभूतपूर्व मात्रा में शक्ति का प्रयोग हुआ।
हम रूई की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं, क्योंकि भारी भूकंपीय कंपन ने उसे हिला दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप उसके संतुलन को बिगाड़ने की धमकी दे रहा हो। उनका हर एक हमला विस्फोटक गति से हवा में उड़ रहा था। हवा के अडिग झोंके मार्शल अप्रेंटिस को एक के बाद एक लहरों से धकेल रहे थे। यहां तक कि सांस लेना भी अब ज्यादा मुश्किल होने लगा था। हर एक मार्शल अप्रेंटिस अचंभित होकर मुंह खोले खड़ा था। उनमें से एक भी अविचलित नहीं था। दोनों जिस बेतुकी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे, वह बहुत ही भयावह था। कोई भी शायद ही इस बात पर यकीन कर सकता था कि मार्शल अप्रेंटिस इतनी आक्रामक क्षमता रखने में सक्षम थे। फे ने बहुत कम हमले किए, फिर भी हर एक हमला बहुत शक्तिशाली था। जबकि नेल के पास बहुत कम मारक शक्ति थी, लेकिन उसने ज्यादा हमले किए। इस लड़ाई को देख रहे मार्शल प्रशिक्षुओं ने उत्साह में अपनी सीट बेल्ट कस ली और शक्ति के अद्भुत प्रदर्शन का आनंद लिया। फिर भी संतुलन पहले ही बदलना शुरू हो चुका था। बम NO12 बीक जन .c ओम। नेल ने एक दोहरे हथियार वाले गार्ड को सहारा दिया, क्योंकि फे की हथेली का प्रहार उसमें जा लगा। बम बम बम। फे ने लगातार कई हमले किए, क्योंकि नेल को रक्षात्मक स्थिति में वापस धकेल दिया गया था। अपनी चट्टान जैसी मजबूत रक्षा के बावजूद उसके हाथों पर कई चोटें जमा होने लगी थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये दृश्य देखकर सभी लोग उत्तेजित हो गए। फे ने इस लड़ाई पर अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया था। नेल की शुद्ध आक्रामक और रक्षात्मक क्षमता फे की अद्वितीय शक्ति के सामने एक एक करके विफल हो गई। इसका अर्थ निस्संदेह स्पष्ट था। फे आमने सामने की टक्कर में अद्वितीय रूप से सबसे शक्तिशाली था। धमाका। एक शक्तिशाली झटके ने नेल को दूर धकेल दिया। वह पीछे की ओर उछला और अपनी पकड़ से अलग हो गया। हा, वह हंसा। मैं मुक्काबाजी की लड़ाई हार गया। इससे पहले किसी ने मुझे कभी नहीं हराया और न ही मुझे पीछे धकेला। फे चुप रही और उस पर आक्रमण करने लगी। उसका इरादा उसे समय देने का नहीं था। मैं युद्ध हार सकता हूं, उसने कहा और उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। लेकिन मैं युद्ध नहीं हारूंगा। फे ने ठीक समय पर उस पर हमला किया। हूश। केवल खाली हवा पर प्रहार करने के लिए। नेल ने बड़ी सफाई से चकमा दिया और उसके रुख में एक छेद करके उसके पेट पर एक साफ वार किया। दोनों के बीच फिर से मारपीट शुरू हो गई। लेकिन इसमें कुछ अलग था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नेल ने अपनी असाधारण गति का उपयोग न केवल आक्रामक रूप में, बल्कि रक्षात्मक रूप में भी करना शुरू कर दिया। ये पहले से बहुत बड़ा बदलाव है। डेलन ने भौहें सिकोड़ी। केन ने कहा, उनकी टालमटोल करने की कला बहुत तेज है। उसने उसे सीधे तौर पर मात देने की कोशिश करना छोड़ दिया है। रूई ने सोचा, वैसे भी उसके पास उसे हराने का कोई तरीका नहीं था। इस मामले में मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वह हमारी पूरी पीढ़ी में सबसे मजबूत हो। मैं ऐसा करूंगा, हेवर ने कहा। रूई ने उस कथन पर अपनी भौहें उठाईं। एक काउंटर ऑफेंसिव विशेषज्ञ के रूप में फे को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए था। उसे उस कथन पर आश्चर्य क्यों होगा? केन को एहसास हुआ कि हेवर का क्या मतलब था। हाँ, मुझे लगता है कि यह सच है। रूई ने असमंजस में अपना चेहरा सिकोड़ लिया। तुम लोगों का क्या मतलब है? उन्होंने एक दूसरे को सार्थक दृष्टि से देखा। ज्यादा नहीं, केन ने कहा। बस इतना है कि हमारी पीढ़ी में किसी भी चीज का सर्वश्रेष्ठ होने का खिताब लेना मुश्किल है। जब तक फियोना रोशम इसका हिस्सा हैं, तब तक नहीं। रूई की आंखें उस नाम पर तेज हो गईं। उसने ये नाम पहले भी सुना था। फे ने खुद भी उसका जिक्र किया था। फियोना रोशेम, सबसे मजबूत। उसके परिचित 3 सबसे शक्तिशाली मार्शल प्रशिक्षुओं ने उसका नाम और उसकी शक्ति का उल्लेख किया था। रूई ने पीछे मुड़कर फे का सामना किया। हर एक बार उसकी सबसे शक्तिशाली बहती तोप से भी अधिक शक्तिशाली था। यदि उसे अपनी बचाव रणनीति और वॉइड एल्गोरिथम के बिना फे से लड़ना पड़े, तो वह कितने समय तक टिक पाएगा? शायद 1 मिनट, अगर मैं भाग्यशाली रहा। रूई ने सोचा, भले ही वह उस समय या उससे कम समय में बाहर न होने में कामयाब हो जाए, लेकिन वह निश्चित रूप से इस कठिन परीक्षा के अंत में बुरी तरह से घायल हो जाएगा। फिर भी, इसके बावजूद, वह सबसे मजबूत नहीं थी। इसके अलावा, फियोना को एक ऑलराउंडर माना जाता था। वह इतनी मजबूत क्यों थी कि एक ऑलराउंडर होने के बावजूद वह आक्रामक स्ट्राइकिंग में फे से मुकाबला कर सकती थी या उससे आगे निकल सकती थी? वह किस प्रकार की राक्षसी थी? रूई ने अपना सिर हिलाया और ऐसे विचारों को एक तरफ रख दिया। अगर वह जीत गया तो उसे पता चल जाएगा। फिलहाल उसने अपना ध्यान चल रही लड़ाई पर केंद्रित कर लिया। नेल और फे एक तीव्र संघर्ष में फंस गए थे। हालांकि फे अब हावी नहीं थी। नेल से निपटना अब काफी कठिन हो गया था क्योंकि उसने उसके हमलों का एक बड़ा हिस्सा चकमा दे दिया था। हूश। धमाका। नेल ने हथेली के हमले से खुद को अलग कर लिया, क्योंकि उसने फे पर जंगली घास का गोला फेंका था। उसने मुंह बनाया और हमलों की झड़ी लगा दी। वुश वुश पाव। 3 में से केवल एक ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर सका। हालांकि नेल के पास फैंटम स्टेप तकनीक के प्रभावी फिंक नहीं थे, लेकिन उसके पास अपनी जबरदस्त गति और चपलता थी। इसमें कोई शक नहीं कि वह फे से कहीं ज्यादा तेज था।
पाव पाव पाव। अचानक फे 3 सीधे हिट लगाने में सफल हो गया। उसने गति के लिए शक्ति का त्याग किया। रूई ने सिर हिलाया, उसे इसकी उम्मीद थी। यह एक आम रणनीति थी जिसे वह फिसलन भरे विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करती थी। उसने इसे खुद और केन के खिलाफ भी इस्तेमाल किया था। शक्तिशाली भारित हमलों को आमतौर पर तेज करने के लिए अधिक दूरी की आवश्यकता होती है, वे अधिक स्पष्ट होते हैं और उनका पता लगाना और भविष्यवाणी करना आसान होता है। इन सभी कारकों ने उन्हें टालना आसान बना दिया। हालांकि तेज हमले आमतौर पर बहुत कम दूरी तय करते हैं, उन्हें पहचानना और भविष्यवाणी करना बहुत कठिन होता है। वह उस घातक हमले का प्रयोग क्यों नहीं कर रही है जो उसने तुम्हारे और हेवर के खिलाफ किया था? डेलन ने भौहें सिकोड़ी। शायद इसलिए क्योंकि वह वास्तव में इसे जमीन पर नहीं उतार सकती। रूई ने जवाब दिया, उस हमले को जमीन पर उतारना आसान नहीं है और इसका पता लगाना आसान है क्योंकि उसे अपनी बांह को कितना मोड़ना और मोड़ना पड़ता है। इसके अलावा, उसे अन्य हथेली के हमलों की तुलना में जमीन पर उतरने में अधिक समय लगता है। हालांकि वह इन तेज जैब को जमीन पर उतारने में सक्षम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपनी वलपुल हथेली को जमीन पर उतार सकती है। वह रुका और लड़ाई का सामना करने लगा, फिर आगे बोला। हालांकि अगर वह इसे जमीन पर उतारती है, उसे बहुत निर्णायक लाभ मिलेगा। उस हमले की घातकता नेल के हमले की घातकता से कहीं ज्यादा थी। यह उसके मार्शल पथ का नकारात्मक पक्ष था। वह किसी भी ऐसी तकनीक का उपयोग नहीं कर सकता था जो उसके हमलों की घातकता को उसके शरीर की सामान्य क्षमता से ज्यादा बढ़ा सके। सवाल यह था कि वह ये काम कैसे पूरा करेगी। स्थिति रूई की नेल के साथ लड़ाई से काफी मिलती जुलती थी। उसे भी स्टिंगर को जमीन पर उतारने की जरूरत थी। आखिरकार, वह एक लंबी और विस्तृत रणनीति के साथ साथ कई तकनीकों, वॉइड एल्गोरिदम और सबसे महत्वपूर्ण रूप से कुछ मनोवैज्ञानिक चालों के साथ इसे साफ साफ जमीन पर उतारने में कामयाब रहा। फे संभवतः रूई के तरीकों की नकल करने में असमर्थ होगा। उसके पास बहुत सी चीजों की कमी थी। उसके पास उन तकनीकों की कमी थी जो रणनीति को सफल बनाने के लिए आवश्यक थी, फैंटम स्टेप तकनीक और ब्लिंक। उसके पास निश्चित रूप से वॉइड एल्गोरिदम की कमी थी। और झूठी विनम्रता का त्याग करते हुए, रूई को पता था कि दोहरे पुनर्जन्म वाले दिमाग न होने के कारण उसमें उसकी संज्ञानात्मक क्षमताओं का अभाव था। हूश। पाव पाव पाव। नेल ने हथेली के वार को साफ साफ टाल दिया और उस पर 3 वार आसानी से फेंके। उसे उसके खिलाफ अपने बचाव का तरीका अपनाने की आदत पड़ गई थी। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसका वह आदी था। पूरे प्रारंभिक मुकाबले में, फे ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने उसे पीछे हटने और पूरी तरह से बचाव करने के लिए मजबूर किया था। यहां तक कि रूई भी स्टिंगर का स्पैम करके ही ऐसा करने में सफल हो पाया, जो कि उसकी संसाधनपूर्ण रणनीति के बिना मूर्खतापूर्ण और लापरवाहीपूर्ण होता। उसने उस पर भारी प्रहार किया। धमाका। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने इसका कोई बचाव नहीं किया। धमाका। एक शक्तिशाली भारी प्रहार ने उसे पीछे धकेल दिया। उसने अपना बचाव छोड़ दिया तथा उसके द्वारा किए गए नुकसान को नजरअंदाज करते हुए उस पर और भी अधिक शक्तिशाली हमला कर दिया। यह एक अच्छी रणनीति है। रूई ने सहमति में सिर हिलाया। सच कहूं तो, वह अपनी तेज जैब्स के बावजूद कहीं नहीं पहुंच पा रही है। उसने जुआ खेलने और पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। उसने अपनी रक्षा को किनारे कर दिया और सब कुछ आक्रमण के लिए समर्पित कर दिया। क्या इससे सचमुच इतनी मदद मिलेगी? केन ने सोचा। ये निश्चित रूप से होगा। डेलन ने सिर हिलाया। रक्षा के लिए शारीरिक और मानसिक पूंजी की आवश्यकता होती है। यह आपकी गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है, आपका ध्यान और ऊर्जा खर्च करता है। यदि आप इसके बारे में भूल जाते हैं, तो आपने खुद को बहुत सारी बेड़ियों से मुक्त कर लिया है। रूई ने सिर हिलाया। नुकसान यह है कि आपको नुकसान की सजा दी जाएगी। उसकी हालत पहले से ही खराब हो चुकी थी। नेल के प्रत्येक हमले से उसकी गोरी त्वचा पर खरोंच पड़ जाती थी, जिससे उसके असुरक्षित पेट पर दर्द और क्षति होती थी। हूश। पाव। नेल ने उस पर प्रहार टाल दिया तथा उस पर हेमेका गिरा दिया। हूश। वह तेजी से झुका क्योंकि एक हथेली का हमला लगभग उस पर ही होने वाला था। जब से उसने अपना बचाव छोड़ दिया और पूरी ताकत से हमला किया, तब से हमलों से बचना बहुत मुश्किल हो गया था। वह उनमें से केवल आधे को ही चकमा दे पाया क्योंकि बाकी आधे सीधे उस पर गिरे। पाव पाव। फे द्वारा 2 बार थप्पड़ मारे जाने पर वह तुरंत पीछे हट गया और उसका पीछा करने लगा। हूश। वह उसके ऊपर से हथेली से हमला करते हुए घूम गया, जिससे उसका रुख प्रभावित हुआ। हालांकि, फे तैयार थी। उसने अपने दाहिने हाथ को मोड़ा और सीधे उस पर बलपूल हमला बोल दिया। रूई प्रभावित हुई। उसने उस पल का इंतजार किया जब वह उसके बहुत करीब था ताकि वह बलपूल हमला शुरू कर सके। केवल इस सीमा पर ही उसके पास बलपूल को उस पर उतारने का मौका हो सकता था। जैसे ही उसकी हथेली आगे बढ़ी, वह घूम गई। लेकिन, इससे पहले कि नेल का पैर उसके जबड़े से टकराता। धमाका। अधिकांशतः रक्षा का परित्याग करने के बाद, नेल की विशुद्ध शक्ति ने उसके सिर को हिला दिया, जिससे वह भ्रमित हो गई। नेल ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। बम बम बम। उसने उस पर भारी प्रहारों की झड़ी लगा दी। पाव। एक जंगली घास का हथौड़ा उसके सिर में जा लगा।
पहले से ही विचलित उसकी स्थिति में जो नुकसान हुआ वह बहुत अधिक था। गिरना, वह गिर पड़ी। खत्म हो गया। विजेता प्रशिक्षु नेल, पर्यवेक्षक ने घोषणा की, ये सत्यापित करने के बाद कि वह बेहोश हो गई थी। रूई ने उदास होकर अपना सिर हिलाया। लड़ाई वाकई किसी भी तरफ जा सकती थी। अगर नेल ने थोड़ी देर बाद उस किक के लिए प्रयास किया होता, या फिर किसी और हमले के लिए, तो फे ने पूरी संभावना के साथ वर्लपूल हमले को सफलतापूर्वक अंजाम दिया होता। एक बार जब वह हमला करती, तो मैच खत्म हो जाता। नेल की हालत तेजी से खराब हो जाती, जैसे उस समय रूई की थी, और 5 मिनट के भीतर उसकी हालत इतनी खराब हो जाती कि संभवतः फे को हराना भी उसके लिए संभव नहीं होता। फे ने उस पर और भी अधिक तेजी से प्रहार करना जारी रखा होगा, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी, और अंततः उसने जीत के लिए दबाव डाला होगा और या तो हथेली से प्रहार करके उसे बेहोश कर दिया होगा या उसे तब तक खून से लथपथ कर दिया होगा जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता। लेकिन कोई नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं था। शर्म की बात है। रूई ने अपना सिर हिलाया। लेकिन आखिरकार, जो है, वही है। नेल ने रिंग से उतरते ही उनसे मुलाकात की और खुशी से मुस्कुराने लगे। उन्हें तुरंत बधाइयों की बौछार होने लगी। बहुत बढ़िया लड़ाई थी, रूई ने उससे कहा। ये बहुत बढ़िया था, वह मुस्कुराया। काश हम और लड़ पाते, लेकिन ये बात आज ही खत्म हो जाएगी, है न? हाँ, रूई ने कहा, किसी न किसी तरह, लेकिन आप भविष्य में भी हमसे लड़ सकते हैं। हे, मैं जरूर करूंगा, उसने सभी को देखते हुए कहा। आप सभी। शीघ्र ही, फे भी, ठीक होकर, निराश भाव के साथ उनके साथ शामिल हो गया। यह उदास चेहरा क्यों है? केन ने चिढ़ाते हुए पूछा। चुप रहो, उसने उसे घूर कर देखा। तुम बहुत करीब आ गई थी। रूई ने उसे सांत्वना दी। वास्तव में, हेवर ने सहमति जताई। बस थोड़ा सा अंतर और मैच बहुत अच्छी तरह से एक अलग रास्ते पर जा सकता था। हाँ, लेकिन यह उस तरह से नहीं हुआ। उसने आह भरी। ये तथ्य कि यह जिस तरह से हुआ, वह मुख्य रूप से मेरी गलती थी। मुझे अभी भी कई कमियों को पूरा करना है, तभी मैं खुद से संतुष्ट हो पाऊंगी। हे, नेल ने मुस्कुराते हुए कहा। जब तुम संतुष्ट हो जाओगी तो हम फिर से लड़ सकते हैं। नहीं, इतना लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हम आज फिर से लड़ सकते हैं। सभी ने युद्धोन्मादी को नजरअंदाज कर दिया। अच्छी बात यह है कि असंतोष आपको और मजबूत बनने के लिए प्रेरित करता है। रूई मुस्कुराए। आप शायद जीतने की तुलना में ज्यादा प्रेरित हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही है। वे सभी काफी देर तक हंसी मजाक करते रहे, और जब भी उनमें से किसी का मैच होता तो वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते। लॉजिस्टिकल मुद्दों के कारण रूई और केन के बीच मुकाबला दिन के आखिरी मैच के रूप में पुनर्निर्धारित किया गया था। बेशक, रूई को यह बहाना पूरी तरह से बकवास लगा। अकादमी में लॉजिस्टिकल सपोर्ट की भरमार थी, यह विचार कि वे केन के साथ रूई का मैच आयोजित करने में असमर्थ होंगे, बस मूर्खतापूर्ण था। हेडमास्टर अरोनियन इसके लिए एक तरफा रूप से जिम्मेदार थे। रूई ने लगभग कल्पना की कि बूढ़ा आदमी शरारती मुस्कान के साथ अपनी दाढ़ी को सहला रहा था, क्योंकि उसने सस्पेंस, तनाव और मनोरंजन के लिए उनके मैच को आखिरी मैच के रूप में पुनर्निर्धारित किया था। रूई ने हार मानकर अपना सिर हिलाया। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज मैच कब हुआ, जब तक कि यह आज हुआ। और जल्द ही, वह आ गया। प्रशिक्षु रूई क्वारियर और केन अर्नकार। आपका अंतिम मैच जल्द ही शुरू होने वाला है, कृपया निर्धारित रिंग में आएं। एक स्टाफ सदस्य ने उनसे कहा। उन्होंने गंभीरता से सिर हिलाया। आप दोनों को शुभकामनाएं, फे ने कामना की। एक अच्छे मुकाबले की प्रतीक्षा में हूं, हेवर ने शांतिपूर्वक उनसे कहा। कड़ी मेहनत करो, नेल ने निर्देश दिया। वे अपने मित्रों की शुभकामनाएं स्वीकार करने के बाद चले गए। रूई को इधर उधर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हर कोई वहां था। हर कोई, स्क्वायर प्रशिक्षक, कर्मचारी, प्रत्येक मार्शल प्रशिक्षु, यहां तक कि एक्सप्लोरर छात्र भी इस महत्वपूर्ण लड़ाई को देखने के लिए एकत्र हुए थे। ये लड़ाई तय करेगी कि उन दोनों में से कौन पूरे मार्शल फेस्टिवल में सबसे प्रतिष्ठित मार्शल प्रतियोगिताओं में से एक में उनका प्रतिनिधित्व करेगा। वे वहां कैसे नहीं हो सकते? वे वहां क्यों नहीं जाना चाहेंगे? उनकी भावनाएं हवा में घुल गईं और वातावरण में व्याप्त हो गईं। उत्साह, अनिश्चितता, प्रत्याशा, हवा में तरह तरह की भावनाएं तैर रही थीं। सांस लेना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि हर कोई अपनी सांस रोके हुए था, क्योंकि दोनों मार्शल अप्रेंटिस रिंग में आए और एक दूसरे का सामना किया। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने एक दूसरे को शुभकामनाएं या बकवास बातें नहीं की। वे बस एक दूसरे को देखते रहे। यद्यपि केन की अभिव्यक्ति तटस्थ थी, रूई उसकी आंखों में एक सार्थक नजर देख सकती थी। एक अर्थ जो केवल वह ही समझता था। एक ऐसा अर्थ जिसे केवल उसे ही समझना था। और वह समझ गया। एक मौन दबाव निर्मित हुआ। भावना की कमी, आक्रामकता की कमी, आदान प्रदान की कमी। इनसे माहौल में कोई सुधार नहीं हुआ। नहीं, उन्होंने इसे कठोर बना दिया। वे दोनों बाकी सभी को नीचे धकेलते हुए बाकी सभी पर भारी पड़ रहे थे। यहां तक कि मार्शल स्क्वायर भी अपनी ओर ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे थे, वे भी इस लड़ाई के गवाह बनने के लिए एकत्र हुए थे।
अपना रुख अपनाओ, सुपरवाइजर ने निर्देश दिया। उसकी आवाज जमे हुए तनावपूर्ण माहौल को चीरती हुई सुनाई दी। केन ने अपने पैरों के बीच हल्के से उछलना शुरू किया। एक गतिशील रुख जिसने उसे किसी भी दिशा में अधिकतम गति से जितनी जल्दी हो सके स्थानांतरित करने की अनुमति दी। उसके हाथ ढीले ढंग से उसके सामने पेट की ऊंचाई तक लाए गए थे, जिससे तेजी से जैब लगाने की अनुमति मिली। उसकी आंखों को देखकर एक खामोश, तीखा दबाव महसूस किया जा सकता था। कुछ लोग तो कांप भी उठते थे। पिछले महीने प्रारंभिक प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी मार्शल अप्रेंटिसों में से केन अर्नकर की तुलना में किसी ने भी सभी पर अधिक प्रभाव और छाप नहीं छोड़ी थी। उन सभी ने उसका सामना किया था, और वे सभी उसकी विकृत दुर्जयता के सामने खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। उन सभी को स्पष्ट रूप से याद था कि एक अदृश्य छाया द्वारा लगातार परेशान किए जाने और धमकाए जाने का अनुभव निरर्थक और अर्थहीन प्रतिरोध था। कोई उससे प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकता है? और अभी तक रूई ने अपनी आंखें बंद कर लीं। काला, वहां अंधेरा था। वहां एक शून्यता थी, और शून्य, जब उसकी आंखें बंद होती थीं, तब भी वह अपने मार्शल पथ को देख सकता था। वह अंतहीन रूप से उसकी गहराई में, उसके शून्य में अविचल रूप से देख सकता था। वह हर पल उस रास्ते पर चलने के लिए तरसता था। क्रमशः, हाँ, कदम दर कदम, ये लड़ाई बस इतनी ही थी। एक और कदम। उसकी एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ती गई। उसकी एकाग्रता तीव्र हो गई। उसका मन एकाग्र हो गया। वह तैयार था। उसने अपनी आंखें खोली और केन की ओर एक सरल नजर डाली। सबसे सरल इशारा, और अभी तक, सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। वे सदमे से चौड़े हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उसके भीतर से असीम भार फूट पड़ा है। यहां तक कि मार्शल स्क्वायर भी आश्चर्यचकित होकर भौहें चढ़ाने लगे। इस युवा लड़के में कितनी गहराई थी। उसकी काली काली आंखें लालच से अपने आसपास की रोशनी को निगल रही थीं, हर चीज को देख रही थीं, हर किसी को देख रही थीं। उन आंखों से ऐसा लग रहा था मानो शीशे की तरह पारदर्शी हो। केन के मुंह पर एक अदृश्य मुस्कान फैल गई। रूई ने अपना बचाव करते हुए अपने पैरों को बीच में मोड़ा और उन्हें झुका लिया। यह एक ऐसा रुख था जो रक्षा, संतुलन और स्थिरता पर जोर देता था। वह तैयार था। अब समय आ गया था। अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली थी। दान करें।